जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि वो कहता है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। तो अब वजाहत करें, क्या आप जानते हैं, समझते हैं क्या विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी क्या होती है, हमने पढ़ा था द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किसी बहने वाले फ्लूइड की मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान जो मज़ाहमती असर है इसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। अब इसमें विस्कोसिटी हमें ये बताती है कि फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर पे स्लाइड करवाने के लिए कितनी फोर्स है वो लगानी पड़ेगी। जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा, इट मेजर्स दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर लेयर। यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है, लेकिन विस्कोसिटी याद रखिएगा सिर्फ लिक्विड्स के साथ मखसूस नहीं है, ये लिक्विड्स और गैसेस यानी जिनको हम फ्लूइड्स कहते हैं दोनों के लिए होता है। तो ये मज़ाहमती असर है, और इसका जो साथ में आप विस्कोसिटी के बारे में आप डेफिनेटली उसके यूनिट के बारे में भी जानते हैं, आप उसका यूनिट भी लिख सकते हैं, सिंबल लिख सकते हैं। ईटा से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और डायमेंशंस भी आपको पता है, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो ये सारी चीज़ें आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं, और लिखनी भी चाहिए यहाँ पे कम से कम यूनिट इसका, उसकी डायमेंशंस ये तो कम से कम लिख ही दें। 6.2 है, व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स से क्या मुराद है। व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। वो कह रहा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के ऊपर ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है उस स्फीयर के ऊपर जो किसी जो है वो फ्लूइड या किसी लिक्विड के अंदर जो है वो पास कर रही है, और उस स्फीयर का रेडियस आर है। तो हम फर्ज कर लेते हैं ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फीयर है, और इसका ये जो रेडियस है ये इसके सेंटर से बाउंड्री तक का जो फासला है इसको हम रेडियस कह रहे हैं। तो अब ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है। ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, स्टोक्स लॉ हमने पढ़ा है, वो बराबर होता है एफ डी बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यानी जितना किसी मीडियम की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी फ्लूइड मीडियम की, उतना उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। आर उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस है, यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ जिस पे ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है वो वेलोसिटी है। तो अगर फ्लूइड ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम तो ड्रैग फोर्स भी कम। हाँ, स्टोक्स लॉ में आपने ये पढ़ा था कि ये जो रिलेशन है ये लो स्पीड्स के लिए है, बहुत ज़्यादा स्पीड्स के लिए फिर फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, यानी फिर वेलोसिटी में थोड़ा इजाफा होता है और ड्रैग फोर्स में ज़्यादा इजाफा होता है। नेक्स्ट है, वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर। जो ये जो धुंध के जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हवा में सस्पेंडेड क्यों रहते हैं। आज भी धुंध जो है वो पड़ी हुई है, तो ये फर्ज करें ये फॉग ड्रॉपलेट है, और इस फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर जो है दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है जो कि इसका वेट है, ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये इसका वेट है, और एक फोर्स जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है जो कि ड्रैग फोर्स है। इसको हम इधर शो कर देते हैं। अब जब दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं, ये ड्रैग फोर्स है और ये जो डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स है ये वेट की फोर्स है एफ जी। एट बैलेंस कंडीशन जब ये ड्रैग फोर्स बराबर हो जाती है वेट के, तो फिर हम इसको लिखते हैं एफ डी इक्वल्स टू एफ जी, और उस वक्त ये फॉग ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हो जाता है एयर के अंदर। अब एफ डी की जगह पर हम स्टोक्स लॉ के ज़रिए से लिख सकते हैं 6 पाई
ईटा आर वी, चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी है इसलिए वी के साथ बेस में हम टी लिख रहे हैं। और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे वेट भी कहते हैं, तो वेट किसके बराबर होता है वो आपको पता है, वो बराबर होता है एम जी के। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद जो है वो हमने ये किया कि इसको, ये वी टी को इधर रहने दिया, बाकी सारी टर्म्स को जो है वो हम दूसरी साइड पे ले गए। तो आप देख सकते हैं ये जो 6 पाई ईटा आर था, ये चार चीज़ें इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई। तो वी टी बराबर आ गया एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। अब ये जो 1 ओवर 6 पाई ईटा आर जो है ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है अगर उसको ख़त्म करें तो ये देखें यहाँ पर 1 मौजूद है, जहाँ पे ना भी लिखा जाए वहाँ पे 1 होता है। तो ये 1 ओवर 6 पाई ईटा आर वी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को ख़त्म करें तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट। चूँकि फॉग ड्रॉपलेट का वेट बहुत कम होता है इसलिए उसकी नीचे गिरने की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो भी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल, जिसकी वजह से वो लगते ऐसे हैं कि वो हवा में सस्पेंड ही लगे। नेक्स्ट है 6.4 है। 6.4 में वो कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो हमने बताना है। तो लैमिनर फ्लो के बारे में हमने पढ़ा था, ये रेगुलर और स्टेडी फ्लो होता है, उसमें हर पार्टिकल एग्जैक्टली उस पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ को उससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल्स ने फॉलो किया होता है, और इसमें स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और ये आमतौर पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो यही लिखा है इन लैमिनर फ्लो ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स along a smooth path which does not change with time। लैमिनर फ्लो में हर पार्टिकल बिल्कुल एक जैसे पाथ को फॉलो करता है जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। इन टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो पैटर्न इज नॉट स्मूथ। टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लो पैटर्न होता है वो स्मूथ नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, बट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस विद टाइम, ये मुसलसल टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इन लैमिनर फ्लो स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर वाइल इन टर्बुलेंट फ्लो इट डज नॉट हैपन्स। तो हमने पढ़ा था कि लैमिनर फ्लो में जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होती, क्रॉस नहीं करती, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। नेक्स्ट है ये 6.8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल है। 6.8 जी 6.8 में वो कह रहा है कि two robots moving parallel in same direction are pulled towards each other explain। दो कश्तियां जो हैं वो पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं, आप ये बताएं कि ऐसा क्यों है। हम उनका टॉप व्यू जो है वो ले लेते हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे ये राइट साइड पे शो कर रहा हूँ, ये एक कश्ती है और हम ऊपर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम टॉप व्यू ले रहे हैं। अब ये समझ लें हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं हम, या किसी ड्रोन के ज़रिए से हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ड्रोन कैमरे के ज़रिए से। तो जी अब इनमें जो इन कश्तियों के दरमियान में जो वाटर की स्ट्रीम लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये वाटर की स्ट्रीम लाइंस इस तरह। अब होता क्या है,
होता यह है कि इनका दरमियान फासला जो है, जब कश्तियाँ पैरेलल ट्रैवल करती हैं, ये जा रही हैं फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, ये वाली कश्ती भी इधर ऊपर की तरफ जा रही, ये भी इधर जा रही, इस तरफ जा रही, और ये जो पानी है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो ये जो दरमियान में कश्तियों के दरमियान जो जगह है वो कम है। जब एरिया कम होता है तो स्पीड फ्लूइड की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये स्ट्रीम लाइंस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इनका फासला बहुत ज़्यादा था स्ट्रीम लाइंस का, यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब आ गई हैं। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाए वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इस जगह के ऊपर वाटर की स्पीड ज़्यादा है। वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर लो होगा। और अब यहाँ पर इस जगह पर जो है वो आप कह सकते हैं कि v जो है वो हाई है, इस जगह पर जो वेलोसिटी है वो हाई है, पानी की जो वेलोसिटी है वो हाई है, और जो प्रेशर है वो लो है। और ये जो साइड पे वाटर की स्ट्रीम लाइंस आ रही हैं, इस जगह पर वाटर की जो स्पीड है v वो लो है, और प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई। अब होगा क्या कि इधर से भी प्रेशर हाई है, ये एक मिनट जी, अब इधर भी प्रेशर ज़्यादा है इस साइड पे, यहाँ की बात कर रहे हैं हम, इस साइड पे भी प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड पे भी ज़्यादा प्रेशर, दरमियान में कम है। तो ये ज़्यादा प्रेशर इन दोनों कश्तियों के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला प्रेशर इसको इस तरफ पुश करेगा, ये वाला प्रेशर इसको इस तरफ पुश करेगा इस कश्ती को, जिसकी वजह से ये दोनों कश्तियाँ एक दूसरे की तरफ पुल यानी एक दूसरे की तरफ खिंचती चली जाएंगी। नेक्स्ट है ये 1 2 3 4 8 हो गया। उसके बाद 9 10 है। 9 है एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस इन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखें फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल में होता यह है कि इस जगह पर ये यहाँ पर बैट्समैन जो है वो खड़ा है और इस बॉल को जाना चाहिए इस तरह सीधे, इसको ये बॉल ऐसे बैट्समैन की तरफ जानी चाहिए। बैट्समैन भी इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि बॉल सीधी आएगी तो मैं इधर से छक्का लगाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जब स्विंग अगर कोई बॉलर अच्छा है और वो बॉल को स्विंग करवा लेता है, जितनी ज़्यादा स्विंग वो करवा सकता है उतना बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप इस जगह पर देख सकते हैं बॉल ऐसे ये स्पिन भी कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और आगे फॉरवर्ड भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो हवा की जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये इस तरफ जा रही हैं और बॉल की स्पिनिंग डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट हैं इस जगह पर लोअर साइड पे, जिसकी वजह से हवा की स्पीड कम हो जाएगी। जब हवा की स्पीड लोअर साइड पे कम होगी तो स्पीड के कम होने की वजह से जो है वो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। और इधर अपर साइड पे क्या है, बॉल की स्पिनिंग डायरेक्शन जो है वो भी इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज और हवा की स्ट्रीम लाइंस की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो ये एक दूसरे के असर को रीइंफोर्स मीन बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर हवा की स्पीड कम हो जाएगी। तो हवा की एयर की स्पीड कम प्रेशर ज़्यादा और इधर एयर की स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम। तो नतीजा क्या निकलेगा, इस ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इस बॉल पे। अब इस डायरेक्शन पे लगने वाली फोर्स की वजह से बॉल को होगा क्या कि यही बॉल जिसने इस लाइन को फॉलो करना था ये अब ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे। ये अब इससे क्या होगा कि इस बॉल को
जाना तो सीधा चाहिए था। अब बैट्समैन भी यही वेट कर रहा कि ये सीधी बॉल आएगी तो मैं इसको आराम से खेलूंगा, लेकिन ये बॉल हवा के अंदर ही अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। अब बैट्समैन अगर इसको खेलने की कोशिश करता है तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये बॉल को वो सही तरह से जो है वो जज नहीं कर पाता और उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी बॉल उसके बल्ले से टच होने के बाद जो है पीछे स्लिप पे कैच हो जाती है। इसके बाद जो है 10 है, कह रहा आप एक्सप्लेन करें कि कार्बोरेटर जो है वो गाड़ी का किस तरह वर्क करता है। तो कार्बोरेटर के अंदर ये एक वेंचुरी डक्ट जो है वो नाली जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर एयर जो है वो उसकी स्ट्रीम लाइंस पास करती हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे हैं, और इस जगह पर जहाँ पर पाइप ये नाली तंग है वहाँ पर स्ट्रीम लाइंस का दरमियानी फासला कम हो गया। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वहाँ पर स्ट्रीम लाइंस जो हैं उनकी स्पीड जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस की स्पीड ज़्यादा, वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो, तो इस जगह पर जो प्रेशर है वो कम हो गया। ये नॉर्मल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर गैस पड़ी है या फ्यूल पड़ा है। तो होगा क्या कि ये जो गैस है या फ्यूल जो है वो इस ज़्यादा प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर से मूव करेगा इधर कम प्रेशर की तरफ, और इसके नतीजे में जो ये जो फ्यूल है इसके जो इसका करेक्ट मिक्सचर है एयर के साथ वो इधर फीड किया जाएगा इंजन को जहाँ पर उसकी कंबस्टन होगी। तो बिल्कुल फ्यूल का जो एग्जैक्ट और करेक्ट मिक्सचर है वो फ्यूल और एयर के का वो यहाँ पर इंजन को फीड किया जाएगा जहाँ पर उसकी कंबस्टन होगी और उससे आगे इंजन वर्क करेगा। तो इसमें भी वेंचुरी डक्ट को यूज़ किया जाता है स्पीड को ज़्यादा करके और प्रेशर को कम करके। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से मुकम्मल हो गए। जो